नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ है बीजेपी के युवा स्ट्रैटेजिस्ट, जनरल सेक्रेटरी और नेता राम माधव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम माधव जी, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही, अभी तक एटीएम्स की लाइनें ख़त्म नहीं हो रही हैं, बैंक्स की लाइनें ख़त्म नहीं हो रही हैं, अब तो लोगों में त्राहिमाम मचने लगा है। ये बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी हिस्टोरिक डिसीजन था और प्रधानमंत्री जिस दिन इस डिसीजन को अनाउंस किए थे उसी दिन उन्होंने कहा इससे कुछ कठिनाइयाँ जरूर जनता को होना संभव है, कुछ समय में इन सारे कठिनाइयों को हम पार करेंगे। आज भी प्रधानमंत्री ने रिपीट किया 50 दिन में ये सारे जो भी कठिनाई है वो भी दूर हो जाएंगी, देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ने वाला है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 50 दिन में ठीक हो जाएगा। आज भी प्रधानमंत्री जो कह रहे थे वो कह रहे थे 50 दिन तक बहुत कठिन कठिनाइयां आएंगी, उसके बाद धीरे धीरे ठीक होंगी। तो गोल पोस्ट थोड़ा सा बदल गया है। 50 दिन की बात लोग कर रहे थे, अब लगता है 50 दिन के बाद भी ये प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यू करेगी। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री अगर गोवा जाते हैं तो गोवा में बोलते हैं कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, कहीं आकर के प्रधानमंत्री कहते विपक्ष मेरी बात नहीं सुन रहा, विपक्ष मुझे बोलने नहीं देना चाहता है। कहीं हताशा तो नहीं है, कहीं आकलन में कमी तो नहीं रह गई आप लोग सबके, प्रधानमंत्री के और आप लोगों के? जब से सदन शुरू हुई 16 तारीख से 2 हफ्ता पूरा हो गया। 2 हफ्ता सदन नहीं चलने का, 3 हफ्ता सदन नहीं चलने का सीधा सीधा जिम्मेदार विपक्ष के लोग थे। मैं ये भी कह सकता हूं, आप पार्लियामेंट के बाहर गांधी जी के स्टैच्यू के सामने खड़ा होकर मीडिया को बाइट्स तो दे रहे थे। हाउस में बहस के समय आप कुछ ना कुछ बहाना निकाल रहे। प्रधानमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री एक हाउस में है तो दूसरा हाउस में हल्ला करते हैं। प्रधानमंत्री राज्यसभा में बैठे हैं, लोकसभा में हल्ला करते हैं। लोकसभा में आए, राज्यसभा में वॉकआउट करते हैं। बहानाबाजी विपक्ष कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जो डे 1 पर कहा था आज भी वही कह रहे हैं। इसका बहुत दूरगामी अच्छे परिणाम अर्थव्यवस्था पर होने वाले हैं और उन्होंने उस समय 50 दिन कहा, आज भी 50 दिन वो कह रहे हैं। ये बताइए कि आप कह रहे विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है, लेकिन आपके शीर्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी का अगर परसों का स्टेटमेंट हो कि सरकार ही नहीं चाहती कि संसद चले, इसको फिर कैसे देखेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं बोले हैं। मैं भी वो बयान पढ़ा था। उन्होंने कहा कि सदन चलाने के लिए पर्याप्त प्रयास स्पीकर और सत्ता पक्ष के लीडर, जो फ्लोर लीडर होते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, वो करे। उसको उसी पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में ले। हम सबकी इच्छा है कि सदन चले, हम बार बार कह रहे सदन चले, बहस हो, बहस से भाग रहा है विपक्ष। कल तो लोकसभा में सत्ता पक्ष ही सबसे ज्यादा हंगामा कर रहा था। नहीं, देखिए, तो सत्ता पक्ष भी नहीं चलने दे रहा ना कहीं ना कहीं। नहीं, तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विपक्ष अगर गंभीरता से सदन चलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि एक विपक्ष का नेता भूकंप वाला भाषण दे देगा फिर सब हल्ला करके भाग जाएंगे, ऐसा नहीं। ईमानदारी से पूरा बहस सत्ता पक्ष के साथ बैठकर सदन में विपक्ष कराना चाहती है तो सत्ता पक्ष तैयार है। लेकिन एक बात बताइए, अगर सत्ता पक्ष तैयार है तो इतने दिन से प्रधानमंत्री की तो इतनी इमेज दूसरे तरीके की है, उनकी बहुत बड़ी इमेज है, जो बोलते हैं उसकी बहुत साख है, तो प्रधानमंत्री खुद भी तो कोशिश कर सकते थे कि ये क्या है कि ईगो हैसल्स में फंस गया है दोनों सदन, कि हम नहीं चाहते, सत्ता पक्ष चाहती है, विपक्ष नहीं चाहता, विपक्ष चाहता है, सत्ता पक्ष नहीं चाहती। ये क्या है? प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आए, बोले हाँ हम सदन में बोलेंगे। अगर उनको, अगर राज्यसभा में उनको विपक्ष कह रहा है कि आपकी उपस्थिति जरूरी है तो प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए। क्या है? प्रधानमंत्री जरूर सभाओं में जाते रहे, पर यह आग्रह करना कि हमारे जो 20 सदस्य विपक्ष का, 20 सदस्य सत्ता पक्ष का बोलेंगे, पूरा समय प्रधानमंत्री बैठे रहे, ये अपेक्षा करना थोड़ा अनुचित है। अन्यथा कोई बहस का अवॉइड नहीं कर रहे। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, कल लोकसभा में स्वयं गृह मंत्री, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर खड़े होकर बोले कि भाई उन्होंने एक रूल के अंतर्गत बहस चाह रहे, हम दूसरे रूल पर चाह रहे। अगर स्पीकर तय करती है कि तो कोई रूल के बजाय भी बहस चलाओ। इतना तक सत्ता पक्ष तैयार हो गया, आप किसी भी प्रकार तो ये बताइए, अब तो 2-3 दिन ही बाकी रह गया है सदन, 15 तारीख को शायद सुना मैंने साइनेडाई हो जाएगा, तो क्या उसके पहले सदन में कोई भी दोनों में से एक सदन भी ठीक से चल पाएगा? नहीं, ये प्रश्न आपको जरूर विपक्ष से पूछना है। हम चाहते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट इस पर हो।
सकारात्मक हो, इसमें कोई कमियां हैं तो दिखाने का प्रयास जरूर करें। भूकंप लाने की जरूरत नहीं है, सामान्य बहस करें, क्योंकि आप किस प्रकार के भूकंप लाते हैं हम बहुत देख चुके हैं। वहाँ मेल पर्सन बैठे रहते, मैडम करके एड्रेस किया जाता है। हंसी का भूकंप बहुत हो गया सदन में। सही बहस हो ये हम चाहते हैं, उस प्रकार का बहस के लिए सत्ता पक्ष हमेशा तैयार है। अच्छा, ये बताइए कि डीमोनेटाइजेशन पर क्या आकलन में कमी हो गई कि इतनी प्रॉब्लम्स लोगों को आएंगी? और बड़े सिंसेरिटी के साथ इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं गांव में, सब जगह पे, तो क्या इसके आकलन में कमी हो गई क्या? ये बहुत ही वन ऑफ इट्स काइंड डिसीजन था भारत जैसे बड़े देश के लिए। 86% ऑफ दी सर्कुलेटिंग करेंसी को रिप्लेस करना बहुत बड़ा डिसीजन था, ये सरकार जानती थी। जब मैं सरकार कहता हूँ, जिनको जानना था वो सब जानते थे। और इसमें कुछ कठिनाइयाँ होंगी, ये बात भी पहले दिन ही प्रधानमंत्री बोले थे। ऐसा नहीं कि हमको अंदाज बिल्कुल नहीं था ऐसा होगा। पर आज मैं भी देश में प्रवास करता हूँ, कई राज्यों में स्थिति लगभग नॉर्मल सी हो गई है। मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट में देखता हूँ, कई जगह स्थिति नॉर्मल है। मैं जम्मू कश्मीर में था तो बैंक्स में कोई भीड़ ही नहीं था। तो जब बैंक में पैसा नहीं होगा तो भीड़ कहाँ से होगी? नहीं, पैसे होने पर, पैसे होने पर तो भीड़ तो नहीं होगी ना। सारे बैंक में पैसे हैं। नहीं, कुछ जगह जहाँ समस्या है, जहाँ नहीं, ये आंकड़े बिल्कुल सही नहीं है। जो 70% आप कह रहे हैं, कोई कहता है कि 80% है, आज कोई कह रहा है कि 36% है, कोई कह रहा है 10% है। ये छोड़िए, सब नहीं, सब एटीएम्स में कैश नहीं होता तो क्यूज कैसे दिखा रहे भाई? आप तो क्यूज तो दिखा रहे टीवी में। क्यों? इसीलिए है कि लोग कैश है ले रहे हैं। अगर कैश होता तो क्यूज थोड़े ही होते। कैश है ले रहे हैं। इस क्यूज के पीछे एक थोड़ा बहुत उसका एक्सचेंज में जो थोड़ा बहुत कमी है, उसके कारण क्यों बन रहा है। दूसरे, एक पैनिक का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि पैसे जितना संभव उतना निकालो, नहीं तो कल नहीं मिलेगा। ये पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए। स्वाभाविक ढंग से सब ठीक हो जाएगा। हमको लगता है कि जैसा पीएम साहब ने कहा, इस महीने के अंत तक सब दूर रेवेन्यू के ऊपर जो अवेलेबिलिटी है, आई मीन करेंसी को अवेलेबिलिटी है, वो ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे देश में हम लेस कैश इकोनॉमी की तरफ चले, जिससे करप्शन जैसे चीजों को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये मसला तो शुरू हुआ था ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक, बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद ये बन गया डिजिटल, उसके बाद ये बन गया कैशलेस, और अब हो गया लेस कैश। आप लोग गोल पोस्ट क्यों बदल रहे हैं? गोल पोस्ट तो विपक्ष बदल रहा है। हम प्रथम दिन से कह रहे हैं, ये ब्लैक मनी और अनेक प्रकार का जो इलीगल एक्टिविटी है इस देश में, माफिया हो, टेररिज्म हो, इंसर्जेंसी हो, नारकोटिक्स ट्रेड हो, इन सभी का बैकबोन को ब्रेक कर दिया ये डिसीजन ने। आज ये सारे एक्टिविटीज के अंदर बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ा है। हाँ, ब्लैक मनी का प्रश्न है, जरूर 30 दिसंबर के बाद ब्लैक मनी का जितना आंकड़ा है वो सारा बाहर आएगा, और इस देश का टैक्स बेस बढ़ेगा। बट साथ के साथ कोई बोलता है ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक, कोई बोल देता है नोटबंदी, कोई बोलता है, अब आपके मंत्री वेंकैया नायडू बोले नहीं नहीं ये नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है। तो आखिर देश क्या समझे कि ये है क्या? नोट बंदी है, नोट बदली है? अगर नोट बदली है तो इसका मतलब कुछ दूसरा होगा, नोट बंदी है तो इसका मतलब कुछ दूसरा होगा। इसमें पुराने 500 और 1000 के नोट को विथड्रॉ करके नए 500, 2000 नोट को इंट्रोड्यूस करना इस पूरे स्कीम का मकसद था। और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे देश लेस कैश इकोनॉमी की तरफ जाता है। मैं कैशलेस इकोनॉमी की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा है। भारत बड़ा देश है, इसमें थोड़ा बहुत करेंसी चलेगा, बट धीरे धीरे हम उस तरफ जाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसके चलते करप्शन कम होगा। देश की अर्थव्यवस्था में जो पैरेलल इकोनॉमी चलता है ना, ये दूर होगा। इसको हम विवाद क्यों बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विवाद नहीं बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या तो आपके ये क्लैरिटी होनी चाहिए थी ना। बिल्कुल क्लैरिटी हमको है। तो समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जो व्याख्या करते हैं उनको ना मालूम है क्या बोल रहे। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि तो फिर आपके अटॉर्नी जनरल जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि अनुमान है कि 14 लाख करोड़ तक का कैश वापस आएगा। अब उनका नया लेटेस्ट हलफनामा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 12 लाख करोड़ तक आ चुका है और अभी कितने दिन बाकी हैं। तो इसका मतलब 14 के जो भी सो कॉल्ड ब्लैक मनी था वो सर्कुलेशन में वो वापस से बैंकों में आ गया।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आप लोगों के आकलन में गलती हुई है। पहली बात तो एक बात याद रखिए, अटॉर्नी जनरल ने 12 लाख करोड़ बैंक में आ गए ये बात कहीं नहीं बोला था। कल बात हलफनामा में आप बोला, लोगों एफिडेविट में कहा है। सर्कुलेशन में जो सुप्रीम ये कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट 14.5 लाख करोड़ की करेंसी को विथड्रॉ किया जा रहा है, ये बात उन्होंने कहा और था। अब तक ये आंकड़े जो है ना, फाइनल आंकड़े जो है ना 30th का, ये क्योंकि मैं कारण बता रहा हूं, कई प्रकार के डिपॉजिट होते हैं। मान लीजिए कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट हुआ, वो एक नेशनलाइज्ड बैंक में आता है, तो पूरा आंकड़ा वहां भी यहाँ भी आंकड़ा मिलके यहाँ तो नहीं आ रहा है दिल्ली में, तो ये सब देखना पड़ता है। दिल्ली में हो, मुंबई में रिजर्व बैंक की तरफ हो, थोड़ा पेशेंस रखे। इसलिए अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यही कहा, और 15 दिन का समय है, स्थिति ये पूरा स्कीम पूरा हो जाएगी, आंकड़े साफ आ जाएंगे। मैं एक बात कहता हूं, अगर इस देश के अंदर पूरा ये पैसे इसके अंतर्गत आ गया तो बात ये साबित नहीं होगा कि इस देश में ब्लैक मनी नहीं है। तो इस देश में इस प्रकार के तत्व है जो इतना बड़ा स्कीम को भी बाईपास करने का कोशिश कर सकते हैं। ये हमारे लिए वेकिंग कॉल होना चाहिए, यानी हमारे अर्थव्यवस्था में कितनी कमजोरियां छिपी हुई है, इसका हमको दुख होना चाहिए ऐसा होने पर। आप कह रहे हैं कि आप फेल हो गए इसलिए सेलिब्रेट करेंगे, नहीं, सेलिब्रेशन का कोई समय नहीं है। सेलिब्रेशन लेकिन एक जिस बात प्रकार बताइए, पैसे पकड़े जा रहे हैं बाहर देखिए, तो कितना पैसा वापस आएगा? क्योंकि अगेन अटॉर्नी जनरल ने हलफनामे में कहा है कि अभी तक 3.5 लाख करोड़ की करेंसी आ चुकी है और 4 लाख करोड़ और करेंसी जो है वो छप रही है, वो प्रक्रिया में। मतलब अगर 15 लाख करोड़ आपने बैंकों में जमा किया तो उसका 50 to 52, 54% जो है वो आप वापस। तो लोग यही कह रहे हैं कि पैसा कमाना आसान हो गया है, लेकिन पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। सारी ये कठिनाइयां है जरूर दूर हो जाएंगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने टीवी इंटरव्यू में भी जरूर कहा था कि एक मैक्सिमम स्पीड से करेंसी को मार्केट में लेके आने का प्रयास हो रहा है। जितना करेंसी रिप्लेस होगा उतना लाने का प्रयास हो रहा है, और जल्दी वो सारा भरपूर पूर्ति करने की प्रयास होगी। आपका खुद का एक स्टेटमेंट था कि रुपए के लिए लाइन में खड़ा होना देशभक्ति का प्रमाण देना है। तो अब क्या डिजिटल होना भी देशभक्ति का प्रमाण होगा, कैशलेस होना भी देशभक्ति का प्रमाण होगा? और क्या उससे पहले लोग देशभक्त नहीं थे कि अगर रुपए के लिए लाइन में ना खड़े हो बैंकों में तो वो देशभक्त नहीं है? ये तो टिपिकल मीडिया का ट्विस्टिंग होता है, वो है। मैंने जो कहा मैं बताता हूँ। अच्छा, वो आपने पूछा है, टिपिकल ट्विस्टिंग होता है। उस दिन टीवी में बार बार क्यू में खड़े हुए लोगों के इंटरव्यूज दिखा रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि भाई कोई बात नहीं, हम खड़े रहेंगे, मोदी साहब ने बहुत अच्छा निर्णय किया, हमको कोई दुख नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, ये जो चोर लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनका ये ठीक हो जाएगा, हम उसके लिए इतना कष्ट उठाने के लिए तैयार है, ये कह रहे थे। मैंने कहा ये जो सेंटिमेंट एक्सप्रेस किया जा रहा है ना, इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ दैट इननेट पेट्रियटिज्म लोगों में है। मैं ये नहीं कहा कि क्रू में खड़ा होना देशभक्ति है, बिल्कुल आपको टिपिकल मीडिया ट्विस्टिंग होता है, मेरे कोई चिंता नहीं है। लेकिन लोग यही पूछ रहे हैं कि राम माधव से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या डिजिटल होना भी। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको नहीं लगता कि लगता है कि एक व्यक्ति उस क्यू में घंटों तक खड़ा होकर नहीं होना चाहिए? हमको भी कष्ट लगता है, इनफैक्ट वी फील वेरी सॉरी फॉर दिस सिचुएशन, दे आर स्टैंडिंग इन द क्यूज, पर वो कहता है कि नहीं ठीक है, मुझे विश्वास है मोदी जी पर, 50 दिन में ये सब ठीक हो जाएगा, मैं इसको उठाने के लिए तैयार हूँ इस तकलीफ को, ये कह रहा है ना। लेकिन तो उसी से एक्सटेंडेड है कि क्या डिजिटल होना भी देशभक्ति है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ राम माधव कैशलेस सोसाइटी होना भी देशभक्ति का ही प्रमाण मानते हैं? मैंने भाई देखो, इस देश में भ्रष्टाचार, काला धन और उसके साथ चलने वाले, वह आतंकवाद हो या ड्रग्स का व्यापार हो, मिलिटेंसी हो, टेररिज्म हो, इसको समाप्त करने में कोई भी आर्थिक कदम उठाए जाएंगे, उन सबको हम स्वागत करते हैं। ये बताइए, आपका रैंक एंड फाइल जो है, जो बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है, जो उसका बीजेपी का सपोर्टर रहा है, जब बीजेपी कहीं पे भी नहीं थी लेकिन फिर भी बीजेपी का झंडा लेके चलता था, वो जो ट्रेडर क्लास है, उसको आप कैसे बना रहे हैं? देखिए भाई, ये कोई क्लास वार हम खड़ा नहीं कर रहे, आप इसको क्लासेस के आधार पर देख रहे हो। इस देश का हर ईमानदार व्यक्ति, ट्रेडर्स में बहुत बड़ी संख्या में ईमानदार होंगे, हर ईमानदार व्यक्ति जो अपना कमाई स्वच्छ रखता है, अकाउंट देता है, टैक्स भरता है, ऐसा हर व्यक्ति इस कदम का स्वागत कर रहा है।
और जिसके बाद कुछ छिपाने का है वो शायद कंप्लेन कर रहा होगा। हाँ, कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा है, तो तकलीफ में हमको भी दुख है, उनको भी दुख लगा पर रहा आप होगा। अपनी वो पार्टी को सिंसियर समझा जो पेन कैसे है रहे? उसको हम आपके समझते हैं। कार्यकर्ताओं को आप कैसे समझा रहे हैं? क्योंकि अगर प्रॉब्लम हमारे हो रही है, कार्यकर्ता तो हम समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता आज पूरे देश में डिजिटल एक्टिविटी, डिजिटल बैंकिंग कैसे करना, इसको सिखाने के लिए देश में हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं। वो कन्विंस्ड है ये कदम देश के हित में है। अच्छा, ये बताइए कि क्या इसके कारण कश्मीर में जो टेररिज्म की पूरी एक्टिविटी थी वो खत्म हो जाएगी? पूरी एक्टिविटी केवल कश्मीर आप क्यों ले रहे हैं? इस देश में मैंने एक- 4-5 प्रकार का कहा था। इस देश में मुंबई जैसे शहरों में या और शहरों में भी, दिल्ली, सब जगह एक माफिया अंडरग्राउंड चलता है। इस देश में इंसर्जेंसी है, मैं नॉर्थ ईस्ट का भी देखता हूँ, इंसर्जेंसी है। इस देश में टेररिज्म है, नारकोटिक्स का ट्रेड है। ये सारे जो चलते हैं ये बड़े करेंसी, काला धन के आधार पर चलते हैं। इनके ऊपर जरूर असर होगा। पूरा समाप्त हो जाएगा क्या? केवल एक सरकार के इकोनॉमिक डिसीजन से नहीं होगा। उसके लिए हमको हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को सतर्क रहना होगा, ये सब है। पर इसका एक बहुत बड़ा असर इस देश के कई गलत चीज़ों पर पड़ेगा। आप ये बताइए, कश्मीर में आपकी 2 साल की आपकी सरकार हो गई, अब आपके रिश्ते महबूबा से कैसे हैं? कल जो हुआ, महबूबा जी हफ में उठ के कैबिनेट मीटिंग से चली गई, क्योंकि आपके जो बीजेपी के जो वहाँ लीडर थे उन्होंने बोला नहीं, हम जो डिसीजन आप KPA कश्मीर पुलिस के लिए कह रही हैं, होम मिनिस्ट्री जो महबूबा के ही अंडर में, वो डिसीजन हम ना ऊपर में अपने सीनियर से पूछेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये कैबिनेट में हम सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं था, ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। वहाँ इतना ही था जो सर्कुलेटेड एजेंडा में वो विषय नहीं था, उसी समय वो एजेंडा सर्कुलेट हुआ था। तो बीजेपी के मंत्रियों ने कहा इसको हमको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को हम एक नेशनल IPS IAS कैडर का रैंक देना चाहेंगे तो उसका रिपरकशंस को स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करके अगले कैबिनेट में हम पेश करेंगे, इतना ही कहा गया था। वह इशू एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, वो कोई नेशनल इशू नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू उसको सॉल्व कर देंगे, वो इंटरनली होता है। उसको लेकर अब दोनों पार्टियों के बीच बहुत तनाव है, संबंध बिगड़ गए हैं, सोचने का कोई कारण नहीं है। अगर उठ के चली जाए कैबिनेट मीटिंग से, मुझे पता नहीं है, चीफ मिनिस्टर से पूछ लीजिए, उन्होंने हफ से उठ के चले गए या वो विषय समाप्त होने पर चले गए, मुझे जानकारी नहीं है। इन एनी केस भाई 2 पार्टी का सरकार है, कुछ विषयों पर हमारा भिन्न मत रह सकता है। मुख्यमंत्री जी को भी इसको सहृदय ढंग से लेना चाहिए। दोनों मिलकर फिर साठोट करें, कर लेंगे, हम तैयार है, हमारे लोग उसको रास्ता निकालने के लिए तैयार ऑन अ लार्जर व्यू, कश्मीर में जो हालात रहे और पिछले खास करके 6 महीने से जो स्थिति रही है कश्मीर में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद ही समझिए हो चुकी है, उसको आप कैसे रिवाइव करेंगे? क्योंकि लोगों का ना कहीं जो भी सरकार है उससे भरोसा उठ गया, क्योंकि लोगों को जब तक खाना पीना नहीं मिलेगा, जब इतने दिन 50-50 दिन का कर्फ्यू लगा रहेगा, तो उस प्रदेश की जनता आपको क्यों भला सपोर्ट करेगी? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि हम और PDP मिलकर जो सरकार चला रहे हैं, यह सरकार वहाँ के लोगों की कठिनाइयाँ दूर करने का पूरा प्रयास करे। पर एक बात आप समझ लीजिए, लोगों के तकलीफ सरकार के कारण नहीं है, सरकार का कोई गतिविधि के कारण नहीं है। ये जो आतंकवादी लोग हैं और सेपरेटिस्ट लोग हैं, इनके कारनामों के चलते कश्मीर वाले की जनता आज बहुत समस्याएं झेलना पड़ रही है उनको। रोज उनका कैलेंडर चलता है, जब चाहे तब बंद करवा देते हैं। और इस चीज को संभालने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। आपने पहले प्रश्न में KPS की बात की है। KPS के केरल, वैसे KPS नाम का कोई कैडर है नहीं। कश्मीर के जो पुलिस है, JNK पुलिस जो है, बहुत अच्छा काम किया है। उसके लिए उनको पूरा सहयोग, पूरा रिवार्ड मिलना चाहिए, इस पक्ष में हम हैं। पर परिस्थिति को, हालात को ठीक करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को अपने कंधे पर उठाना चाहिए। आज मानो लग रहा है कि गिलानी साहब अब टूरिस्ट को भी आदेश दे रहे हैं, आप मार्च से आ जाइए, हम स्वागत करेंगे। वो नहीं करेंगे। तो आपने खुद ही बोला कि वो टूरिस्ट नहीं, टेररिस्ट को बुला रहे हैं। बिल्कुल। उस राज्य में अशांति, हिंसा फैलाने वाले यही लोग हैं। जब तक अशांति, हिंसा फैलाने वाले गतिविधियों को समाप्त नहीं करेंगे, बाकी सारे जो बयानबाजी है ना, एक खोखलापन है। तो ये बताइए कि आपके खुद के सीनियर लीडर और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा वहां क्यों जा रहे हैं? हुर्रियत लीडर से बात करने वो जा रहे हैं, तो क्या
जिसे बोलते बैक चैनल डिप्लोमेसी आप लोगों ने खुद की शुरू की हुई है क्या? भारत सरकार की ओर से कोई इस प्रकार का प्रयास नहीं है। हम मानते हैं और हम चाहते हैं कि राज्य सरकार स्थिति को संभाले, राज्य सरकार अच्छी तरह वहाँ के सब सेक्शंस को साथ लेकर राज्य में शांति बहाल करने का प्रयास करे। बाकी लोग किस लिए जा रहे हैं, कौन उनको लेके जा रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है। शांति बहाल करने के लिए आपने कोई टाइम फ्रेम तो दिया होगा कि इतने दिनों में शांति बहाल हो जाए? बात तो टाइम फ्रेम की नहीं है। अब लार्ज पार्ट्स ऑफ द वैली, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, कई इलाकों में आज लगभग नॉर्मल सी स्थिति है। दुकानें खुल रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं, सरकार ऑफिसेस चल रहे हैं। साउथ कश्मीर के कुछ ज़िले हैं जहां आज भी थोड़ा बहुत सेपरेटिस्ट का प्रभाव चल रहा है। धीरे धीरे वहां भी नॉर्मल से आए, क्योंकि लोग आज, मैं मानता हूं कश्मीर घाटी के लोग भी इस तरह के कैलेंडरबाजी का समर्थन करने की स्थिति में आज नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि फारूक अब्दुल्ला, जो कुछ अभी 1 महीने पहले जब मैंने बात की थी तो वो प्रधानमंत्री से मिलके आए थे और वो बहुत खुश थे कि प्रधानमंत्री बहुत एक्टिव और चाहते हैं कि कश्मीर वैली में पीस आए, प्रॉस्पेरिटी आए। सडनली ऐसा क्या हो गया कि फारूक अब्दुल्ला जो है अब हुर्रियत की बात करने लगे और कह रहे हैं कि हुर्रियत को कहीं ना कहीं उनका एक लार्जर सपोर्ट जिसे कह सकते हैं वो मिलने लगा? क्या बात है ना, हम भी तो वही पूछ रहे हैं। यही फारूक अब्दुल्ला इतिहास में, हिस्ट्री में क्या क्या बोले हैं इन सेपरेटिस्ट के बारे में, इस हुर्रियत के बारे में। आज इस स्थिति में, इस आयु में आने के बाद अचानक क्या ज्ञानोदय हो गया, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है, 2-4 वोट कमाने की क्या चक्कर है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है कि चलते आप अचानक ये जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस है, जो जम्मू कश्मीर के और भारत के हित के विरोधी है, उनके शरण में जा रहे हो? एक बात बताइए, पाकिस्तान के साथ आप लोग अब कैसा रिश्ता देखते हैं? क्योंकि अभी तो नियर फ्यूचर में तो कोई रिश्ता अच्छा दिखता है नहीं, और ख़ास करके कश्मीर को लेकर के। तो क्या अब डायलॉग की कोई भी गुंजाइश है? कोई भी दो देशों के बीच का रिश्ता वन वे ट्रैफिक नहीं होता है। नहीं, हम चाहते हैं और रिश्ता ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। दोनों देशों की तरफ सिंसियर एफर्ट्स होना चाहिए। इस समय पाकिस्तान का रवैया उसका अनुकूल अभी तक नहीं दिख रहा था। कितने आतंकी हमले हो गए भारत के सीमा पर, पिछले 4 महीनों के अंदर 3 बड़ी घटनाएं हो गई, और ये सारे घटनाएं वहीं से अंजाम दिए जाते हैं। और जब तक पाकिस्तान के अंदर इस पर पुनर्विचार नहीं होगा, भारत के अंदर टेररिज्म भी बढ़ाते रहो और बात भी करने के लिए भारत आगे आए, ये मुझे लगता है कि भारत छोड़िए कोई भी देश के लिए संभव नहीं होगा। बट हमारा एफर्ट सिंसियर रहेगा। आज दिखता है थोड़ा बहुत पुनर्विचार पाकिस्तान के शासन के अंदर हो रहा हो, ऐसा लगता है। लगेगा तो अच्छी बात है। मैं एक बात कह दूं, आपने विषय अनुराधा जी उठाए हैं, भारत पाकिस्तान संबंधों में ये अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहे हैं। ये मत सोचना कि केवल बीजेपी की सरकार आ गई, मोदी जी के काल में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। मनमोहन सिंह जी के समय में 2008 बॉम्बे अटैक्स के बाद 1 साल हमने बात नहीं की है पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल ठीक बात होता है। रहा है, लेकिन मोदी जी से हमारे पड़ोसी, मोदी जी से या आपकी सरकार से, इंडिया की सरकार से एक्सपेक्टेशंस लेवल्स अलग हैं। नहीं, बहुत धन्यवाद। अगर एक्सपेक्टेशन हाल है तो उसको पूरा करेंगे। भारत पाक संबंध अच्छा बने, इसके लिए भरपूर प्रयास भी मोदी जी डे 1 से किए हैं। उनका स्वेरिंग इन में नवाज शरीफ उपस्थित थे, उसके बाद इम्प्रॉम्प्टू विजिट किए थे। बिल्कुल सही बात मोदी जी वहां। हमारा प्रयास बहुत अच्छा है, जारी रहेगा आगे भी। पाकिस्तान ने नवाजा तो नहीं ना आपके प्रयास को, पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने उल्टी चपत लगा दी। तो चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो उरी का घटना हो, चाहे वो जो भी हो। ना, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। इसीलिए एक बार अब देश ये एक्सपेक्ट करता है कि एक बार आप लोग को, इस सरकार को वंस एंड फॉर ऑल डिसीजन करके पाकिस्तान के ऊपर, हाफिज सईद के ऊपर, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे हैं, एक बार चढ़ाई कर देनी चाहिए। परिस्थिति के अनुरूप हमारी सरकार सख्त कदम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। हमने पिछले 1 साल में इसका भी परिचय दुनिया को और पाकिस्तान को भी दिया था। आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वो आवश्यक कदम क्या होंगे, मैं और आप टीवी स्टूडियो में बहस नहीं कर पाएंगे। वो जो है लोग वो तय करेंगे, और आपकी इच्छा है स्टूडियो। आप तो कश्मीर के थिंक टैंक देखिए भाई, बोले एक जाते बात हैं। मैं स्पष्ट कह देता हूं, जब भारत पाकिस्तान के संबंध ये 2 देशों के बीच के बायलैटरल रिलेशंस है, कश्मीर की सरकार को इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये थे आमने सामने में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।